सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल गॉड ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि हमने अभी उत्तराखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए वीडियो सीरीज़ प्रारंभ की है और ये आज दूसरी वीडियो है। दोस्तों, आप भी इंतज़ार कर रहे होंगे। तो उत्तराखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा की जो वीडियो सीरीज चलाई है मैंने, वो बाल विकास एवं मनोविज्ञान के ऊपर चलाई है, जो यूटेट फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए काम करेगी। साथ ही साथ यूपी टेट, एचपी टेट और इसके साथ साथ सी टेट के लिए भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा अनुरोध रहेगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, क्योंकि आपको मेरी वीडियो तुरंत पहुंच जाएगी। तो बढ़ते हैं दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन जैसे कि देख पा रहे हैं कि किसने यह दावा किया है कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं। कि किसने यह दावा किया है कि सभी भाषाओं में, भाषा, तो भाषा से रिलेटेड दोस्तों आपको याद रखना पड़ेगा कि भाषाई विकास का जो सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था। तो प्रश्न आप क्लियर कर लीजिएगा, किसने यह दावा किया है कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं। तो ये दिया था दोस्तों नोम चोमेस्की ने। तो चोमेस्की ने ही भाषा विकास का सिद्धांत भी दिया था दोस्तों, याद रखिएगा। तो भाषा आ गया तो चोमेस्की उसका आंसर बन जाता है कई बार, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रायड के अनुसार निम्न में से कौन सी विकास अवस्था में बच्चे का ध्यान जननांगों की तरफ जाता है। फ्रायड के अनुसार निम्न में से कौन सी विकास अवस्था में बच्चे का ध्यान जननांगों की तरफ जाता है। यहाँ पर है मुखीय, गुदीय, लैंगिक और प्रसुप्ति। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है दोस्तों कि फ्रायड के अनुसार निम्न में से कौन सी विकास अवस्था में बच्चे का ध्यान जननांगों की ओर जाता है, तो वो लैंगिक अवस्था में बच्चे का ध्यान जननांगों की तरफ को जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बाल मनोविज्ञान का डैश सिद्धांत प्रारंभ के 4-5 वर्षों के अनुभवों पर आधारित होता है दोस्तों। यानी कि 4-5 सालों के अनुभवों पर आधारित हम कौन सा मनोविज्ञान के अंतर्गत विश्लेषण करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है मनोविश्लेषणात्मक, यही इसका एग्जैक्ट आंसर है दोस्तों। यानी कि जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है उसमें हम पिछले 4-5 सालों के अनुभवों पर उसका परीक्षण करते हैं दोस्तों, ये याद रखेंगे। यानी कि ये कह सकते हैं कि बाल मनोविज्ञान का जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है वो 4-5 वर्षों के अनुभवों पर आधारित होता है। मतलब 1 या 2 दिन का नहीं, बल्कि 4-5 सालों के वर्षों के अनुभवों पर आधारित होता है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तराखंड टीईटी में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और आने वाले टाइम में भी पूछा जा सकता है कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। तो विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, ये आपका स्किनर का सिद्धांत है दोस्तों। ठीक है, स्किनर ने कहा था कि विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। तो संवेदी क्रियात्मक जो अवस्था होती है दोस्तों वो हमेशा होगी जन्म से 2 वर्ष तक। याद रखिए, संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है जन्म से 2 वर्ष तक। ठीक है, 2 से 7 वर्ष तक जो होती है दोस्तों वो प्राक संज्ञानात्मक अवस्था होती है। 7 से 11 वर्ष तक दोस्तों मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है और 11 से 16 वर्ष तक दोस्तों अमूर्त या औपचारिक भी इसे कहते हैं, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। तो यहाँ पर से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है ये। पियाजे के, अब यहाँ पर क्वेश्चन था कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था, तो संवेदी क्रियात्मक अवस्था दोस्तों 2 वर्ष तक होती है, जन्म से 2 वर्ष तक। ठीक है, बाकी मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है। बच्चों में नैतिक भावना स्थापित करनी है तो उसके लिए सर्वोत्तम मार्ग है। ऑप्शन है ए है उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना, बी है शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, सी है उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना, उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना। देखो दोस्तों, यहाँ पर सभी लग रहे हैं, लेकिन शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना
बच्चों में नैतिक स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग होता है, क्योंकि बच्चे अनुकरण करते हैं और शिक्षक के आदर्श रूप को वो क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं दोस्तों। तो शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करती है? तो शिक्षण की प्रभावकारिता पर क्या चीज़ निर्भर करती है? ऑप्शन है विद्यालय की संरचना, शिक्षक को विषय की समझ, शिक्षक की योग्यता और शिक्षक की लिखावट। शिक्षक की लिखावट, शिक्षक की योग्यता और विद्यालय की संरचना एक हद तक मायने रखती है दोस्तों, लेकिन शिक्षक का जो विषय की समझ होती है वो शिक्षण को प्रभावकारी बना देता है दोस्तों। तो ये यही क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करता है? तो शिक्षक को विषय की समझ शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। शिक्षक निम्नलिखित के लिए शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग करते हैं। मतलब शिक्षक किस लिए शिक्षक सहायता सामग्री का उपयोग करते हैं, यानी कि शिक्षक सहायता सामग्री का मतलब हो गया TLM, ठीक है ना। TLM, अगर आप बीएड स्टूडेंट हैं तो आपको ज़रूर पता होगा, ठीक है। तो TLM का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? तो यहाँ पर कई प्रकार के ऑप्शन हैं। तो दोस्तों जो इसका TLM का इस्तेमाल हमेशा शिक्षण को रोचक बनाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी दिख रहा है हमें कि शिक्षण को रोचक बनाने के लिए TLM यानी कि शिक्षण संबंधी सहायक सामग्री, ठीक है। टीचर लर्निंग मटेरियल, TLM का फुल फॉर्म होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ये चीज़ होती है दोस्तों, यानी कि शिक्षण संबंधी सहायक सामग्री। तो शिक्षण सहायक सामग्री का इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है कि ताकि शिक्षण अधिक से अधिक रोचक बन सके दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। यदि बुलाए जाने पर कुछ छात्रों के माता पिता या अभिभावक आकर शिक्षक से नहीं मिलते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? ये बहुत जटिल क्वेश्चन होता है स्कूलों में, क्योंकि सरकारी स्कूलों में क्या होता है कि लो क्लास के बच्चे ज़्यादा पढ़ते हैं। प्राइवेट स्कूलों में तो लगभग लोग टीचर से मिलते हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों में नहीं हो पाता है दोस्तों। तो उस कंडीशन में अगर माता पिता टीचर से नहीं मिलते हैं अपने छात्र हित के लिए, तो उस कंडीशन में क्या किया जाना चाहिए? तो उस कंडीशन में एक ही चीज़ की जानी चाहिए दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन विभिन्न प्रकार के हैं कि माता पिता को लिखना चाहिए, जाकर उनसे मिलना चाहिए, वैसे छात्रों को दंडित करना चाहिए, वैसे छात्रों को अनदेखा करना चाहिए। दोस्तों हमेशा याद रखना, आप ये CTET या UTET का पेपर दे रहे हो और साइकोलॉजी का पेपर दे रहे हो। साइकोलॉजी में आप जितना ज़्यादा पॉजिटिव बनोगे उतना ही ज़्यादा ही आपके आंसर सही होंगे। तो यहाँ पर एक सबसे ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट क्या मिल रहा है कि जाकर अभिभावक से मिलना चाहिए। अगर अभिभावक आपसे नहीं मिल पा रहा है तो आपको अभिभावक से मिलना चाहिए और बच्चे के बारे में पूछना चाहिए या बताना चाहिए दोस्तों। तो ये आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कोई व्यक्ति एक प्रभावकारी तरीके से एक हुनर कैसे सीख सकता है? कोई भी व्यक्ति में एक हुनर को सीखना है तो कैसे सीख सकता है? देखकर नहीं सीख सकता, सुनकर नहीं सीख सकता है। तो दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ खुद करके, क्योंकि लर्निंग बाय डूइंग का एक फॉर्मेट है, खुद करके ही एक प्रभावकारी तरीके से एक हुनर को सीखा जा सकता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, यानी कि वातावरण हमें प्रभावित करती है, यह किसने कहा है? ठीक है, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, यह कहा था दोस्तों रॉस ने। याद रखेंगे, रॉस ने कहा था कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप नोट डाउन कर लेंगे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, यानी कि बाल विकास यहीं पर शुरू हुआ था। तो 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है दोस्तों क्रो एंड क्रो का। याद रखेंगे, क्योंकि ये कथन 4 से 5 कथन जरूर पूछे जाते हैं किसी भी पेपर में, CTET या UTET या UPTET में आप चले जाइए तो 4 से 5 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे और ये इंपॉर्टेंट है उसमें से। तो 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, ये कहा था क्रो एंड क्रो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निचली कक्षाओं में खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है, जो यानी कि 5वीं कक्षा तक की बात अगर करूं कि निचली कक्षाओं में खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है विकास और बुद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांत पर, शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम सिद्धांत पर और शिक्षण पद्धतियों की
सिद्धांत पर। देखिए दोस्तों, खेल आ गया है तो खेल से विकास होगा ही होगा, और बुद्धि और मस्तिष्क दोनों का विकास होता है। तो विकास एवं बुद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर निचली कक्षाओं में खेल पद्धति मूल रूप से आधारित होती है। याद रखिएगा, खेल पद्धति किस पर आधारित होती है? विकास एवं बुद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। नोट कर लेंगे दोस्तों इसे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे से संबंधित है? विकास कभी न समाप्त होने वाली एक प्रक्रिया है। ये जो सिद्धांत दिया था दोस्तों, स्किनर ने दिया था दोस्तों, याद रखेंगे। स्किनर ने यह सिद्धांत दिया था कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, और स्किनर का एक सिद्धांत था निरंतरता का सिद्धांत। तो विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है, और यह विचार दिया था स्किनर ने। याद रखेंगे दोस्तों, कई बार पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग का नाम भी आप सबने सुना है। तो उन्होंने किस क्षेत्र में शोध किया था? तो यहाँ पर ऑप्शन है संज्ञानात्मक, शारीरिक, गामक और नैतिक। तो आपने लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत पढ़ा होगा दोस्तों, ये याद रख लीजिएगा कि कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, और इसी के ऊपर उन्होंने शोध भी किए थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता है। बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता हैं दोस्तों, तो ये आपको पता होना चाहिए, अल्फ्रेड बिने। दोस्तों ये यूटेट के माध्यम से, यूटेट में इस तरीके के जीके टाइप क्वेश्चन लगभग 8 से 10 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, और पिछली जो यूटेट का पेपर हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन आया था कि बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता कौन है? तो अल्फ्रेड बिने हैं दोस्तों, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्न में से शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। शैशवावस्था यानी कि जब बच्चे का जन्म होता है उससे 4 साल तक, तो शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। शारीरिक विकास की तीव्रता आपको पता होना चाहिए दोस्तों, शैशवावस्था में शारीरिक विकास की तीव्रता बहुत ज़्यादा होती है। मानसिक क्रियाओं की तीव्रता ये भी ज़्यादा होती है। दूसरों पर निर्भरता बिल्कुल होती है। नैतिकता का होना ये विशेषता नहीं है दोस्तों शैशव काल की। शैशव काल में अगर नैतिक हो जाएगा बच्चा तो उसी समय से सब कुछ समझने लग जाएगा। तो नैतिकता का होना ये इसका आंसर हो जाएगा कि शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। बाकी ये 3 शैशवावस्था की विशेषताएं हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। किशोरों को नहीं दिया जाना चाहिए, यानी कि 11 साल के बाद जो किशोरावस्था आती है, किशोरों को क्या नहीं दिया जाना चाहिए? अभिप्रेरणा, सहानुभूति, लालच और जिम्मेदारी उठाने का अवसर। तो देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पर सारी चीज़ें लग रही होंगी। अभिप्रेरणा दी जानी चाहिए, सहानुभूति दी जानी चाहिए, जिम्मेदारी उठाने का अवसर दिया जाना चाहिए। लेकिन लालच दोस्तों बहुत बुरी बला है, इसलिए ये चीज़ किशोरों को भी नहीं दी जानी चाहिए। ये आंसर हो जाएगा दोस्तों। कई बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन भी, किशोरों को लालच कभी भी नहीं दिया जाना है, क्योंकि लालच के मुंह में आकर के वो कई बार गलत कार्य कर देते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे इसी से। जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया है। जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव के लिए, यानी कि व्यक्ति के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे दोस्तों समाजीकरण कहते हैं। समाज में रह कर के हम एक दूसरे पर निर्भर होकर व्यवहार करते हैं, और वही समाजीकरण कहलाता है। तो व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है, वही आपका समाजीकरण होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूंगा दोस्तों। दिवा स्वप्न में विचरण करने की कामना अत्यंत प्रबल होती है किस अवस्था में? दिवा स्वप्न में विचरण करने की कामना, ठीक है। तो दोस्तों ये आपको पता होगा, ये सीधा सीधा किशोरावस्था में दिवा स्वप्न में विचरण करने की कामना अत्यंत सबसे ज़्यादा प्रबल होती है। दिवा स्वप्न सबसे ज़्यादा आदमी किशोरावस्था में ही देखता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समान आयु स्तर के बालक बालिकाओं का बौद्धिक स्तर भिन्न होता है, यह कथन किसका है? ठीक है, तो समान आयु स्तर के बालक बालिकाओं का बौद्धिक स्तर भिन्न होता है, यह कथन है दोस्तों स्टैनले हॉल का। याद रखेंगे, समान आयु स्तर के बालक बालिकाओं का बौद्धिक स्तर भिन्न भिन्न होता है, स्टैनले हॉल ने इस पर बात की है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। चरित्र निर्माण में निम्नलिखित कारक सहायक नहीं है। चरित्र निर्माण में कौन सी कारक सहायक नहीं है? आदत, इच्छा, अनुकरण और निर्देश। दोस्तों आदत, इच्छा और अनुकरण हमेशा चरित्र निर्माण में सहायक होते हैं, लेकिन जो निर्देश होते हैं इनका चरित्र निर्माण से कोई भी
संबंध नहीं होता है, याद रखेंगे। निर्देशों का चरित्र निर्माण से कोई भी संबंध नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है, यानी कि बालक की मानसिक योग्यता का पूर्ण विकास किस उम्र में होता है, तो वो होता है दोस्तों 14 वर्ष की उम्र में, याद रखेंगे। 14 वर्ष की उम्र में बालक का मानसिक योग्यता का पूर्ण विकास हो जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में से अवांछनीय संवेग है? प्रेम, दगा, घृणा और आश्चर्य। दोस्तों ऑप्शन से ही लग रहे हैं, प्रेम, घृणा और आश्चर्य ये वांछनीय संवेग हैं, ठीक है। लेकिन जो दगा है दोस्तों और आंसर है, ये एक अवांछनीय संवेग कहलाएगा, ठीक है। अपने आप ही अलग लग रहा है, तो ये चीज़ आप भी समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। डैश ने बालक के प्राकृतिक विकास पर प्रभाव पर बल दिया है? किसने, यानी कि बालक के प्राकृतिक विकास पर प्रभाव पर बल दिया है? तो बच्चे के प्राकृतिक विकास पर बल देने वाला जो था वो थी मोंटेसरी, याद रखेंगे। मोंटेसरी ने बालक के प्राकृतिक विकास पर प्रभाव पर बल दिया था दोस्तों, याद रखेंगे। तो मोंटेसरी पद्धति आपको याद होगी। तो मोंटेसरी पद्धति में प्राकृतिक विकास पर प्रभाव पर बल दिया जाने की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तनाव और क्रोध की अवस्था है, अब कौन सी अवस्था है तनाव और क्रोध की? आपको एग्जैक्टली पता होगा इसका, क्योंकि मैं आपसे ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। तनाव और क्रोध और तनाव सबसे ज़्यादा होता है दोस्तों किशोरावस्था में, याद रखेंगे। तनाव और क्रोध की अवस्था किशोरावस्था को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। पियाजे के अनुसार 4 से 8 माह में कौन सा संज्ञानात्मक विकास होता है? तो पियाजे के अनुसार जो 4 से 8 माह में जो संज्ञानात्मक विकास होता है दोस्तों, वो होता है आँख हाथ संबंधन। आंखों से देखता है और हाथों को हिलाता है दोस्तों। 4 से 8 महीने के अंदर वाला जो बच्चा होता है, तो आंख हाथ संबंधन होता है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। 4 से 8 महीने के बालक में यही संज्ञानात्मक विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। बाल अध्ययन के पिता किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तराखंड टीटी के हिसाब से बाल अध्ययन के पिता किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है स्टैनली हॉल को दोस्तों, याद रखेंगे। स्टैनली हॉल को बाल अध्ययन का पिता कहा जाता है, और बालक की शताब्दी भी कहा गया था इनके द्वारा, 20वीं शताब्दी को दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। मैडम मोंटेसरी ने अधिगम परिवेश में सर्वाधिक बल किस पर दिया? मैडम मोंटेसरी ने अधिगम परिवेश में सर्वाधिक जो बल दिया था दोस्तों, ज्ञानेंद्रियों के उपयोग पर दिया था, ठीक है दोस्तों। ये आपने पढ़ा होगा। तो ज्ञानेंद्रियों के उपयोग पर मैडम मोंटेसरी ने अधिगम परिवेश में सर्वाधिक बल दिया था, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? ठीक है, तो यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन है। खेल के मैदान में, विद्यालय एवं कक्षा में, गृह में और ऑडिटोरियम में। तो बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से परिभाषित किया जा सकता है विद्यालय और कक्षा कक्ष में दोस्तों, याद रखेंगे। विद्यालय और कक्षा कक्ष में बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताने की कोशिश करेंगे। आपका समय उज्जवल हो, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।